हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हमारा जो चैप्टर दिया गया है उसकी एनसीईआरटी बुक की इजी एक्सप्लेनेशन आज हम समझेंगे। उसके साथ साथ ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहां से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो भी स्टूडेंट्स है या कॉम्पिटिटर्स है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चैप्टर यहाँ इजी एक्सप्लेन किया गया है। तो आप ये एक जनरल चैप्टर है जिसमें अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा मतलब जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले एनर्जी के बारे में हमें पता होना चाहिए। एनर्जी होती क्या है? एनर्जी की वैसे तो कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है, लेकिन ये क्या होती है, एक एबिलिटी होती है या कैपेसिटी होती है काम करने के लिए। कोई भी जो हम काम करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही जरूरी नहीं है। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है वो भी जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनके लिए उनको किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एबिलिटी या कैपेसिटी जो काम करने के लिए जरूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है। सबसे पहले सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज वो होते हैं जहां से एनर्जी निकाली जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। और वो अच्छे सोर्सेज, गुड सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं एनर्जी की, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं एनर्जी से। और लास्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी दिए गए हैं उनको हम देखते चलेंगे। तो अब आता है गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से होंगे? किन आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो सोर्स है एनर्जी का ये अच्छा है? तो उसमें हम क्या क्या चीज देखते हैं। सबसे पहले हाई कैलोरीफिक वैल्यू। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो ज्यादा होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? ये होती है किलोजूल पर किलोग्राम। किलोजूल पर किलोग्राम। ये क्या होता है? ये होता है आप कितना ईंधन यूज कर रहे हो और उससे कितनी हीट आपको मिल रही है। जैसे अगर हम एक बेसिक एग्जांपल देखें, जैसे हम घरों में पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी का यूज करते थे, जो अब भी कई जगह किया जाता है। अब उस लकड़ी से इतनी ज्यादा हीट नहीं मिलती थी। उस लकड़ी से इतनी ज्यादा हीट नहीं मिलती थी, हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लकड़ी जलानी पड़ती थी। उनसे हीट जो मिलती थी वो कम मिलती थी। अब उनका स्थान किसने ले लिया है? एलपीजी सिलेंडर ने। अब एलपीजी सिलेंडर में हम देखते हैं कि इसमें आपको क्या है, इसकी क्वांटिटी कम होगी, एलपीजी कम जलानी पड़ती है, उसमें हीट जो मिलती है वो ज्यादा मिलती है। मतलब एक जो नॉर्मल सिलेंडर होता है वो आपका 1.5 से 2 महीने अगर छोटी फैमिली है तो उसमें चल जाता है। तो इसमें क्या होता है, मतलब जो एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी गैस है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ईंधन की बजाय ज्यादा है। और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी वो एक अच्छा ईंधन समझा जाएगा। मतलब एक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, वो अच्छा होगा। सेकंड है इजीली एक्सेसिबल। मतलब जिसको एक्सेस करना क्या हो, इजी हो, जिसकी पहुंच क्या हो, आसान हो। हमें ये ना हो कि बहुत मुश्किल से वो मिल पा रहा है या मिल ही नहीं पा रही वो एनर्जी। तो इसके क्या है, एक्सेसिबल, इजी होनी चाहिए। सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज। सेफ होना चाहिए और यूज करने के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए, मतलब हम इजीली उसको यूज कर सके। जैसे जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो उसको हम ईंधन के रूप में यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसको यूज करना सेफ नहीं है। तो कैसी एनर्जी होनी चाहिए जिसको यूज करना क्या हो, सेफ हो और कन्वीनियंट हो। इजी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। जिसको हम स्टोर कर सके और क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके इजीली। ऐसा ना हो कि ये जो एनर्जी है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया ही ना जा सके। ये हो कि जहां वो
एनर्जी आपको मिल रही है, जहां उसका सोर्सेज है वहीं आपको जाकर काम करना पड़ेगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो एनर्जी का क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज इजी होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इन्वायरमेंट को बिल्कुल पोल्यूट कर दे। तो कैसा होना चाहिए, इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब बहुत ही महंगा ना हो, एक्सपेंसिव होगा तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। कैसा होना चाहिए, हमारे बजट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो ये सभी जो पॉइंट्स थे ये किसके थे, एक एनर्जी का सोर्स अच्छा कैसे हो सकता है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। अब हमने जैसे कि पढ़ा, एनर्जी के बारे में हमने जान लिया, वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। कोई भी काम करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी के सोर्सेज क्या होते हैं, जहां से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, जहां से एनर्जी को निकाला जाता है, वो सोर्सेज होते हैं। अब जो सोर्सेज होते हैं, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, करंट होता है, और करंट कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, पावर प्लांट से। तो पावर प्लांट क्या हो गए, सोर्सेज हो गए। अब जो ये सोर्सेज है इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हम छोटी क्लासेस में तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पढ़ते थे, लेकिन इस चैप्टर में जो दिया गया है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। अब हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। कन्वेंशनल का मतलब है ट्रेडिशनल, मतलब जो बहुत ही पुराने समय से हम यूज करते आ रहे हैं, वो ईंधन जो हम पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं और ज्यादा मात्रा में यूज करते आ रहे हैं, मतलब उनकी खपत ज्यादा है, हम बहुत टाइम पहले से यूज कर रहे हैं और उनको ज्यादा यूज करते आ रहे हैं। वो सोर्सेज कौन से हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज। तो क्या है, कॉमनली इन यूज सिंस लॉन्ग टाइम, लंबे समय से हम यूज करते आ रहे हैं। कैन बी एग्जॉस्टेड, और ये क्या हो सकते हैं, ये खत्म हो सकते हैं, क्योंकि कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे होते हैं जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि उनका स्टॉक लिमिटेड है। ये नहीं है कि हम कितना भी यूज करते जाए वो रिन्यूएबल हो जाएंगे, वो नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स है। ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कॉज करते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं, कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आते हैं, एक तो कोल आता है, ऑयल आते हैं और नेचुरल गैसेस आते हैं। थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, बायोमास है, विंड एनर्जी। बायोमास और विंड एनर्जी, ये क्या है, बायोमास और विंड एनर्जी। जब जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज है इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया है, टेक्नोलॉजी में कुछ, इनकी जो टेक्नोलॉजी है उनमें कुछ एडवांसमेंट किया गया, इम्प्रूवमेंट किया गया, तो हमारे जो है दो सोर्सेज कौन कौन से आए, बायोमास एंड विंड एनर्जी। तो आज अब हम इन सोर्सेज के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स कैसे बने। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, वो फ्यूल्स जो कि प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म के अर्थ के नीचे दबने से और उनके डिकम्पोज होने से बने हैं, उन फ्यूल्स को हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। तो मिलियंस ऑफ इयर्स एगो क्या हुआ था, जो धरती थी वो एक स्वैम्प थी। स्वैम्प मतलब एक दलदली धरती होती थी। इसमें जब जो ये प्लांट्स और ट्रीज थे, जब ये खत्म हो गए तो ये अर्थ की क्रस्ट में चले गए, और अर्थ की क्रस्ट में गए तो वहां टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। उसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने जो ये ऑर्गेनिज्म थे, इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर दिया, और उसके बाद टेम्परेचर जैसे कि ज्यादा मात्रा में था तो जो वाटर था वो भी रिलीज हो गया। फिर वो एक सॉलिड सब्सटेंस हो गया जिसमें कार्बन ज्यादा मात्रा में था, उसको क्या बोला गया, पीट बोला गया। अब ये पीट क्या था, ये भी सैंड और सोयल से ढकता चला गया, और हाई प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में ये टाइम के साथ साथ किसमें कन्वर्ट हो गया, कोल में कन्वर्ट हो गया। अब क्या है, जो प्लांट्स और ट्रीज अब बरी हुए थे, डिपोजिट हुए थे किसमें, अर्थ की क्रस्ट में, उससे जो कन्वर्ट हुआ है वो किसमें कन्वर्ट हुए, कोल में कन्वर्ट हुए हैं। और जो ये सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है एनिमल्स में, जो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स होते हैं,
जब ये धरती के नीचे दब गए थे, मरने के बाद जब ये धरती के नीचे दब गए थे, तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में ये किस में चेंज हो गए, ये चेंज हुए ऑयल में। और उसके बाद ऑयल के बाद ये क्या हुए, जैसे ये सॉलिड थे, जब इसमें दबे तो सॉलिड थे, लेकिन हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में ये किस में चेंज हो गए, लिक्विड में चेंज हो गए और ऑयल बनाया। अब उसके बाद फिर किस में चेंज हुआ, कुछ जो ऑयल था वो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से किस में चेंज हो गया, नेचुरल गैस में चेंज हो गया। और इनकी क्या किया जाता है, इनको ड्रिल मशीन से यहाँ इन चट्टानों को, मतलब ये जो अर्थ क्रस्ट है, इसको ड्रिल करके इन गैसेस को निकाला जाता है। तो फॉसिल फ्यूल्स कितनी तरीके के हैं, 3 तरीके, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को हम ऑयल भी बोल सकते हैं, ऑयल बोले तो ज्यादा ठीक रहेगा, ऑयल एंड कोल। अब इनकी कंपोजिशन क्या होती है, नेचुरल गैस किन किन से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। और ऑयल की कंपोजिशन क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड मिनरल्स। कोल की कंपोजिशन क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड मिनरल्स। तो ये कैसे बने थे, जो प्लांट्स और ट्रीज थे वो जब जमीन के नीचे दब गए थे, उनके ऊपर जो लेयर्स जमा हो गई थी सैंड एंड सोइल की, तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से वो किस में चेंज हुए, कोल में चेंज हुए। और जो ये एनिमल्स थे, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स थे, ये जो एल्गी वगैरह, जब ये जमीन के नीचे दब गई थी तो ये किस में चेंज हुई थी, ये ऑयल एंड नेचुरल गैसेस में चेंज हुई थी। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, ये रिसोर्सेज हैं, इनकी फिर डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी होने के बाद इनको एक्सट्रैक्ट किया गया, बाहर निकाला गया, बाहर निकालने के बाद इनको क्या किया जाता है, इनका कंबशन किया जाता है, जिससे क्या फैलता है, पोल्यूशन फैलता है। और फॉसिल फ्यूल्स का यूज 80% ऑफ आर एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से फुलफिल की जाती है, फॉसिल फ्यूल से की जाती है। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स क्या करता है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट ज्यादा करता है। तो आप हम इसके डिसएडवांटेजेस भी देख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं फॉसिल फ्यूल्स के, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉन रिन्यूएबल है, इनको दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता। एक बार क्या है, इनका स्टॉक जो है लिमिटेड है, कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और इनको बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। क्या है, एयर पोल्यूशन कोज करते हैं, और ये क्या रिलीज करते हैं, ये ऑक्साइड्स रिलीज करते हैं, कार्बन के, नाइट्रोजन के और सल्फर के, जो क्या है एसिडिक इन नेचर है। और ये एसिडिक क्या करते हैं, जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं ये क्या करते हैं, ये एसिड रेन को लीड करते हैं। मतलब जो एसिड रेन होती है वो इन्हीं के, जो ये ऑक्साइड्स होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर के, जब ये रेन होती है और उसमें मिल जाते हैं तो ये क्या करते हैं, एसिड रेन होती है इनकी वजह से, जो कि बहुत मतलब क्या है, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए क्या होती है, डेंजरस होती है। अब जो हमारा सेकंड कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, इसको हम समझते हैं, थर्मल मतलब हीट, मतलब वो पावर प्लांट जो किस पे बेस्ड है, हीट पे बेस्ड है। तो ये एनर्जी का सोर्स किस पे बेस्ड है, हीट पे बेस्ड है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल से ही इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। वो कैसे बनाई जाती है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें फॉसिल फ्यूल्स लिए जाते हैं, उनको क्या किया जाता है, जैसे कोयला ले लिया, कोयला को क्रस्ट करके बर्न किया जाता है, और फिर क्या लिया जाता है, एक पानी लिया जाता है, वाटर लिया जाता है। अब वो वाटर को पाइप के थ्रू इनके ऊपर से गुजारा जाता है, जो ये फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहा है ना, जो ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इनके ऊपर से जब वाटर जाएगा तो ये मतलब इतना एनर्जी, इतनी हीट प्रोड्यूस करता है, इतना ज्यादा कोल यूज किया जाता है, ये नहीं कम क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज किया जाता है। ये इस वाटर को स्टीम में चेंज कर देता है, किस चीज में चेंज कर देता है, स्टीम में चेंज कर देता है। और स्टीम की सहायता से जो फिर टरबाइन लगाई जाती है, जब हाई प्रेशर की स्टीम एकदम से जब टरबाइन पे पड़ती है, टरबाइन पे डाला जाता है, तो टरबाइन क्या करता है, घूमना शुरू कर देता है, उनकी जो ब्लेड्स होती है वो घूमनी शुरू कर देती है, और उससे जो जनरेटर कनेक्ट होता है वो क्या होता है, उसकी आर्मेचर ब्लेड भी घूमना शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है, EMI प्रिंसिपल के द्वारा
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है और उससे ऊपर क्या होता है, पानी लिया जाता है और वो पानी जब ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है तो किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में चेंज हो जाता है। और उन स्टीम को, हाई प्रेशर की स्टीम को किससे स्ट्राइक किया जाता है, टरबाइन से स्ट्राइक किया जाता है। टरबाइन की ब्लेड जब घूमना शुरू कर देती है तो वो क्या, उनसे कनेक्टेड जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और जो ये इलेक्ट्रिसिटी करंट है, इसको क्या किया जाता है, इसको ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से कलेक्ट करके ट्रांसमिशन लाइंस तक भेजा जाता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं थर्मल पावर प्लांट के, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, हम दोनों देखते हैं। एडवांटेजेस में क्या है, ये इनएक्सपेंसिव है, मतलब इतना ये पूरा जो सेटअप लगाया जाता है ये इतना महंगा नहीं होता है, ये इनएक्सपेंसिव होता है, थोड़ा ठीक पड़ता है। ये कोल क्या होता है, इजीली अवेलेबल होता है और इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है, इसको ट्रांसपोर्ट करना भी इजी होता है और ये अवेलेबल होता है। इसके लिए कम स्पेस की जरूरत होती है, ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता है। इनकी जो मेंटेनेंस है वो भी कम होती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, सबसे पहले ये नॉन रिन्यूएबल है। देखो ये देखो, जो इसमें थर्मल पावर प्लांट में जो हीट दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा दी गई। और हमें पता है फॉसिल फ्यूल्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। तो ये भी क्या होगा, जब फॉसिल फ्यूल्स ही नहीं मिलेंगे तो हीट जनरेट नहीं होगी, हीट जनरेट नहीं होगी तो वाटर को स्टीम में चेंज नहीं किया जाएगा और उससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। प्राइस ऑफ कोल्स वेरीज डे बाय डे, और जो कोल का जो प्राइस है वो मतलब वेरी करता रहता है, कभी वो कम हो जाता है, कभी वो ज्यादा हो जाता है। प्रोड्यूस एश एज अ बाय प्रोडक्ट के रूप में ये क्या है, एश प्रोड्यूस करता है। और ये क्या है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है, ये पोल्यूशन कोज करता है, हार्मफुल नॉइज कोज करता है सराउंडेड एरिया में, आसपास के एरिया में जो है हार्मफुल नॉइज, मतलब नॉइज पोल्यूशन भी होता है। और जो ओवरऑल एफिशिएंसी है थर्मल पावर प्लांट की वो बहुत ही कम है, कितनी है, 30% के अप्रोक्सीमेटली। तो ये सारे क्या है, थर्मल पावर प्लांट के डिसएडवांटेजेस। अब नेक्स्ट जो हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट वो पावर प्लांट जिसमें हाइड्रो मतलब वाटर यूज किया जाता है। तो वाटर यूज किया जाता है तो कहाँ यूज किया जाएगा, जहां वाटर ज्यादा मात्रा में होगा, मतलब नदियों में कैसे यूज किया जाता है। तो इसके लिए जो इसका बेस होता है, जो हाइड्रो पावर प्लांट का, वो डैम होते हैं, जो बांध बनाए जाते हैं, वो इसका बेस होता है। बांध के बिना ये मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, जो जब कोई नदी बहती है तो उनपे क्या बना दिया जाता है, उनपे डैम बना दिए जाते हैं। अब जब डैम बनाया जाएगा तो ये कैसे किया जाता है, जो नदी का बेस होता है वहां नीचे तक इसको ले जाया जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम वाटर के ऊपर कोई चीज बना देंगे, तो उसे नीचे सतह तक ले जाना जरूरी है ना। तो सतह तक लेके जाएंगे तो इसके पानी को क्या किया जाता है, इसके पानी की डायरेक्शन चेंज की जाती है। जैसे ऐसे यहाँ से पानी आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे कर दी जाती है कुछ टाइम के लिए, जब ये बांध बनाया जाता है। फिर ये बांध जब बन जाता है तो इसमें कंट्रोल गेट लगा हुआ होता है। जैसे एक क्या है, बांध के यहाँ रिजर्वोयर बनाया जाता है जिसमें पानी कलेक्ट होता है। अब उसमें क्या होता है, एक कंट्रोल गेट लगाया जाता है, ये कंट्रोल गेट हो गया। अब इस गेट को जब ओपन किया जाएगा, एक चीज और समझनी है कि जो ये डैम बनाया जाता है ये हाइट पे बनाया जाता है, ऊपर बनाया जाता है। तो ये ऊपर क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हम सबको पता है, देखो जो पानी फ्लो करता है तो वो कौन सी एनर्जी प्रोसेस करता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करता है। और जब पानी फ्लो नहीं करता, एक जगह रुक जाएगा, तो वो एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। अब जब डैम के पास यहाँ पानी रुक जाएगा और ये हाइट तक जाएगा तो इसका मतलब क्या है, जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा होगी जितनी हाइट होगी, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, mgh की, mgh के। तो जो h है मतलब हाइट है, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ही पानी की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। अब इसी वजह से डैम को क्या है, ऊंची ऊंची हाइट पे बनाया जाता है ताकि पानी की जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहे।
अब यहाँ एक कंट्रोल गेट लगाया जाता है। जब इस कंट्रोल गेट को ओपन किया जाता है तो यहाँ क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ पानी फ्लो करता है, और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है जब ये फ्लो करता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और हाई काइनेटिक एनर्जी मतलब बहुत प्रेशर के साथ यहाँ एक टरबाइन लगाया जाता है। टरबाइन एक ऐसी चीज होती है जो घूमती है, जिसमें ब्लेड्स होते हैं और जो घूमती है, और ये ऐसे इजीली मतलब इतनी आसानी से नहीं घूमती है। जब इसमें हाई प्रेशर की कोई चीज को स्ट्राइक किया जाता है ना, तब इसकी ब्लेड्स घूमना शुरू करती है। तो ऐसे ही मोटर जब हाई प्रेशर के साथ यहाँ आता है, इससे टकराता है टरबाइन से, तो टरबाइन घूमना शुरू कर देती है, और इससे जो जनरेटर कनेक्ट होता है, कौन कनेक्ट होता है, जनरेटर, वो EMI प्रिंसिपल के द्वारा ही क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और हमें ऐसे क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो हम देख रहे हैं जो हमारा ये सेटअप है जिसमें टरबाइन और जनरेटर का है, वो तो सेम रहता है, सिर्फ हमारी क्या हो रही है, जो ये सोर्स है जनरेट करने का, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का, ये चेंज हो रहा है। मतलब पहले हम हीट ले रहे थे थर्मल पावर प्लांट में, अब हाइड्रो पावर प्लांट में क्या ले रहे हैं, हम वाटर ले रहे हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स है, ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब इसको रिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि ये किससे बन रही है, वाटर से बन रही है। और क्या है, अ क्वार्टर ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज मेट बाय हाइड्रो पावर प्लांट। अ क्वार्टर ऑफ एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स है वो इंडिया में किसकी वजह से होती है, हाइड्रो पावर प्लांट की वजह से होती है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। डैम कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस। जो डैम है वो कहीं कहीं ही बनाए जा सकते हैं, हर जगह डैम नहीं बनाए जा सकते। तो क्या है, जो डैम है वो लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस पे ही बनाए जा सकते हैं। लार्जर एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल एंड ह्यूमन हैबिटेशन गेट सबमर्ज्ड। और इसमें क्या होता है, जो आसपास के खेत खलियान होते हैं जहां आदमी रह रहे होते हैं उनको खाली कराया जाता है, क्योंकि इसमें स्पेस ज्यादा चाहिए होता है। और जो एग्रीकल्चरल लैंड है और ह्यूमन हैबिटेशंस है वो इफेक्ट होती है इससे। लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉयड, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होता है। सबमर्ज्ड वेजिटेशन ग्रोथ्स अंडर एनारोबिक कंडीशन गिव राइज टू मीथेन, अ ग्रीन हाउस गैस। और क्या होता है, जो सबमर्ज्ड, जो वेजिटेशन सबमर्ज्ड हो जाती है वो क्या है, एनारोबिक कंडीशन की वजह से क्या करती है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। अब इसमें क्या होता है, जैसे एक तो क्या होता है, जो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होता है, फिर बहुत सारे प्लांट्स और ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो क्या हो जाते हैं, इनकी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब जो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होता है, और जो इनके अंदर दब जाते हैं वो क्या होते हैं, एनारोबिक कंडीशन की वजह से मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस। अब जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट किए गए कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करने के लिए, उनमें को हम पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले बायोमास। बायोमास, बायोमास क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें एनिमल्स या प्लांट्स का जो वेस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं। और बायोमास के द्वारा जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। अब बायोगैस प्लांट कैसे लगाया जाता है, ये प्लांट सेटअप किया जाता है, और ये प्लांट बायोगैस का है, एक इजी सेटअप होता है। इसके लिए क्या है, कोई भी कम जगह में ये सेट किया जा सकता है, और ये क्या है, बहुत ही ऑर्गेनिक समझा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो वेस्टेज है, एनिमल्स वेस्टेज और प्लांट्स वेस्टेज, जैसे कि हम जो भी सब्जियां यूज करते हैं उनके जो छिलके होते हैं उनको यूज किया जाता है। काउ डंक वगैरह जो एनिमल डंक होता है उसको यूज किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें पहले जैसे एक गड्ढा बनाया जाता है, और उस गड्ढे में क्या किया जाता है, ये बायोमास डाला जाता है, और उसमें पानी डाला जाता है, तो वो एक स्लरी बन जाती है। स्लरी क्या होता है, मतलब एक प्रोडक्ट होता है। बायोमास को जब किसके साथ मिलाया जाता है, वाटर के साथ मिलाया जाता है। अब उसको क्या किया जाता है, गड्ढे में दबा दिया जाता है, और उसमें कुछ बैक्टीरिया डाले जाते हैं एनारोबिक कंडीशन में, उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होती है, और जो ये बैक्टीरिया होते हैं वो बायोमास को क्या करना शुरू कर देते हैं,
वो डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, और इनका जब पूरी तरीके से डिकम्पोजिशन हो जाती है तो किस में चेंज हो जाते हैं, ये बायोगैस में चेंज हो जाते हैं। बायोगैस या हम इसको गोबर गैस भी कहते हैं। अब उसके बाद जो स्लरी रहती है उस स्लरी को बाहर निकाला जाता है, और ये स्लरी जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा उस स्लरी में बहुत ज्यादा होती है, तो इसको एज अ मैन्यूर भी यूज किया जाता है। अब जो ये गैस प्रोड्यूस होती है, बायोगैस या गोबर गैस प्रोड्यूस होती है, इसमें कौन कौन सी गैसेस होती है? इसमें कौन कौन सी होती है? मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और हाइड्रोजन होती है, और हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। मीथेन होती है, और मीथेन की जो मात्रा है वो बहुत अच्छी मात्रा होती है, उसमें 75% मीथेन पाई जाती है। मीथेन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, CO2, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। CO2, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसेस पाई जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है, जो 75% पाई जाती है। और ये क्या है? विदाउट स्मोक के बर्न होती है, मतलब कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती है, और ना ही कोई रेसिड्यू बाद में छोड़ती है ऐश की तरह, जैसे कोई राख वगैरह नहीं बचती है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से बर्न होती है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से? बायोगैस के हाई एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही हाई होती है, इसको एक अच्छा फ्यूल समझा जाता है। और ये प्रोसेस क्या क्या जनरेट करती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फर। और इसमें मीथेन कितनी होती है? 75% होती है। बर्न विदाउट स्मोक एंड लीव्स नो रेसिड्यू, ये बिना स्मोक के बर्न होती है और कोई रेसिड्यू नहीं बचता है इसमें। स्लरी लेफ्ट बिहाइंड इज यूज्ड एज मैन्योर व्हिच इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, और जो स्लरी बाद में बच जाती है उसको मैन्योर के रूप में खेतों में यूज किया जाता है, जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में रिच होती है। अब नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है विंड एनर्जी, मतलब जो हवा चलती है उसको भी यूज किया जाता है टरबाइन को घुमाने के लिए, और उससे भी क्या जनरेट की जाती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब विंड एनर्जी कैसे बनाई जाती है? हमें पता है विंड क्या होती है, मूविंग एयर को क्या बोला जाता है? विंड बोला जाता है। और विंड कैसे प्रोड्यूस होती है, विंड क्यों होती है? क्योंकि जो अनइवन हीटिंग होती है लैंड मास की और वाटर बॉडीज की बाय सोलर रेडिएशंस, ये क्या जनरेट करती है? एयर मूवमेंट जनरेट करती है, और जिसकी वजह से हवा बहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होती है विंड की, उसको यूज किया जाता है ये काम करने के लिए, विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए। और ये एनर्जी कैसे जनरेट की जाती है? इनके लिए एक सेटअप तैयार किया जाता है। ये विंड मिल लगाई जाती है, जो ये आपको ये दिख रहे हैं ना, ये विंड मिल लगाई जाती है। इनमें क्या होता है? ये ब्लेड्स होती हैं, जो हवा तेज चलती है तब ये घूमती है, और ये किससे कनेक्ट होती है? वही पुराना सेटअप, ये जनरेटर से कनेक्ट होती है। जनरेटर क्या करता है? इनको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। अब जो क्या होता है, अब सिर्फ एक विंड मिल काफी नहीं होती है विंड को चेंज करने के लिए एनर्जी में। इसके लिए बहुत सारी विंड मिल लगाई जाती है, बहुत सारी विंड मिल लगाई जाती है, लार्ज एरिया में लगाई जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करती है? विंड को कन्वर्ट करती है विंड एनर्जी में। अब इसमें जैसे कि दिया गया, विंड ब्लो करती है, विंड क्या करती है? विंड जब बहती है अक्रॉस टॉल विंड मिल्स, इनके विंड मिल्स के थ्रू, तो क्या करती है? वो विंड ब्लेड्स को क्या करती है? टरबाइन की ब्लेड्स को क्या करती है? घुमाती है, और ये स्पिन करती हैं, और फिर ये किससे कनेक्ट होती है? जनरेटर से कनेक्ट होती है। जनरेटर का क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर होता है, जो वोल्टेज को बढ़ा देता है इलेक्ट्रिसिटी को भेजने के लिए। फिर क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस लगी हुई होती हैं, लोकल ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए होते हैं, जो वोल्टेज को रिड्यूस कर देते हैं, और उसके बाद हमें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, जिसको हम यूज करते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? Denmark is called the country of winds. More than 25% energy needs are met by wind energy.
तो जो विंड एनर्जी है वो कहाँ क्रिएट की जाएगी, जहाँ हवा फ्लो करेगी, ब्लो करेगी। तो जो डेनमार्क है उसको कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है, और वहां की जो 25% एनर्जी रिक्वायरमेंट है विंड एनर्जी के द्वारा ही फुलफिल की जाती है। ये इको फ्रेंडली होती है, इससे एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं होता, और ये एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। ये क्या है, रिन्यूएबल है, क्योंकि जैसे जैसे हवा चलती रहेंगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी, कन्वर्ट करती रहेंगी ये विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चे की जरूरत नहीं होती प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये विंडमिल वहीं लगाई जा सकती है जहां विंड बहुत स्पीड में, मतलब बहुत अच्छी हवा चलती है। हर जगह ये स्टेबलाइज नहीं की जा सकती, और जो विंड स्पीड है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होनी चाहिए टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाने के लिए। कुछ बैकअप फैसिलिटी भी चाहिए, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब हमेशा हवा चलती रहेंगी। कुछ स्टोरेज सेल्स चाहिए होती हैं जिसकी वजह से हम एनर्जी को स्टोर कर सके, और इसके लिए लार्ज एरिया की जरूरत होती है, क्योंकि अगर 1 मेगावाट जनरेटर के लिए जो फार्म को कितनी हेक्टेयर लैंड की जरूरत है, 2 हेक्टेयर। 1 मेगावाट जनरेटर के लिए 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड की जरूरत है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज क्वाइट हाई, मतलब जब ये सेटअप लगाया जाता है तब इसकी जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है। मेंटेनेंस के लिए भी ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि जो मेंटेनेंस होती है, जैसे कि कई बार क्या होता है, तूफान आ गई, बारिश बहुत तेज आ गई, तो टरबाइन के खराब होने का डर बना रहता है, और इस वजह से क्या होता है, इसकी मेंटेनेंस भी हाई होती है। तो हमने जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो पढ़ लिए हैं। अब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, जिनको अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है।